द एग कम्स टू द यूट्रस एंड और यूट्रस में वो जाता है और यूट्रस में रहता है और उसका ग्रो यूट्रस में होता है और उसके साथ ही सारे जो भी हार्मोन चेंजेस होते हैं और उसके साथ आपको जो भी सिम्टम्स मिलते हैं कि आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, जो भी नॉर्मल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है या जो कुछ भी टेस्ट है वो मिलते हैं। लेकिन फॉलोपियन ट्यूब में जब भी रह जाता है फर्टिलाइज ओवम, सो कई बार ऐसे सिम्टम्स नहीं मिलते, लेकिन फिर वो जैसे ही ग्रो होने लगता है तो फिर उसके बाद कुछ सिम्टम्स मिलते हैं और उसके बाद कुछ टेस्ट से पता चल सकता है। फॉलोपियन ट्यूब में ये बहुत अच्छा, वो बहुत लकी है कि ऐसे ही डीएनसी से ही उनका क्लियर हो गया। लेकिन कई बार अगर ज्यादा ग्रोथ हो जाता है और कई बार अगर वर्स्ट कम वर्स्ट तो कई बार ऐसा होता है कि फॉलोपियन ट्यूब ब्रेक हो जाती है और फिर उनको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, फिर एक ही फॉलोपियन ट्यूब रहती है और तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इनको तो मुझे लगता है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है और उनकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, 26 है ऐसे। लेकिन जब भी आपका ऐसे थोड़ा ये जो कुछ मैस अराउंड हुआ होता है फॉलोपियन ट्यूब या ओवरीज में या यूट्रस में, जो आपका जो नॉर्मल हार्मोन का जो बैलेंस होता है या नॉर्मल ओव्यूलेशन जो होता है एवरी मंथ, उसको नॉर्मल मीन्स नॉर्मल फेनोमेना में आने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 to 6 months। सो यू नीड टू गिव सम टाइम टू योर बॉडी। सो द मेन थिंग, अगर आपको मीन्स की प्रेग्नेंट होना है और फर्टिलाइज मीन्स की कोई भी बच्चे के लिए अगर कभी भी आप ट्राई कर रहे हैं, सो फॉलोपियन ट्यूब ओपन होना बहुत जरूरी है। सो अगर उनका वो डायग्नोसिस एक बार हो जाए, क्लियर हो जाए कि उनकी फॉलोपियन ट्यूब ठीक है, वो बहुत एक पॉजिटिव बात हुई और उसके बाद ओव्यूलेशन के लिए जाना चाहिए। और अभी वो एक बार उनका डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद फिर भी उनके बॉडी को 3 months का टाइम देना चाहिए कि जब भी उसके पीरियड्स रेगुलर होने लगे, वो एक मेन साइन है कि आपका ओव्यूलेशन अच्छी तरह से नॉर्मल रूप में हो रहा है। लेकिन कई बार उन लोगों ने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, कई बार जो पीस होता है एंडोमेट्रियम का छोटा सा, वो कहीं पे भी ऑर्गन में जाके फंस जाता है, मीन्स कि कई बार फॉलोपियन ट्यूब में जाता है, कई बार ओवरी में जाता है, कई बार ब्लैडर में भी चला जाता है और कई बार एब्डोमिनल कैविटी में भी जाता है। कहीं पे भी वो जो छोटा सा टिश्यू होता है एंडोमेट्रियम का, वो जाके वहाँ फंस जाता है और फिर वहीं रहता है वो। और जैसे ही हमारे जो ओवरी के जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका जो लेवल बढ़ता और घटता है, उसके साथ वो टिश्यू है वहीं पे भी अदर ऑर्गन में जाके ग्रो होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है, एक तरह से एक थियरी माना गया है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। कई बार ऐसा होता है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो थ्रू जो बाहर निकलता है, कई बार ऊपर की मीन्स की एक तरह से आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो कुछ भी वायु का अगर गड़बड़ होता है, जो नॉर्मल फ्लो होता है वो मीन्स की वायु की विकृति हो जाती है और जो फ्लो होता है वो रिट्रोग्रेड हो जाता है। ऐसे भी थियरी को हम मान सकते हैं। और वो जो टिश्यू होता है वो फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाता है, मीन्स की पेल्विक कैविटी में आ जाता है और फिर वहाँ मीन्स कहीं पे भी जाके अगर वो फंस जाए और फिर उसका ग्रो होने लगे वहाँ पे, डिफरेंट सिम्टम्स मिलते हैं। एक थियरी ऐसे माना गया है कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, ऐसा एक थियरी उसका कोज माना गया है। दूसरा एक तरह से ऐसे भी मान सकते हैं कि कहीं पे भी ब्लड का जो भी यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स होती है वो कई बार उसमें ये टिश्यू चला जाता है और उसके थ्रू कई बार ऐसा बहुत रेयर केस में, लेकिन कई बार ये टिश्यू लंग्स में भी पाया गया है। ब्लड का जो फ्लो होता है पूरे बॉडी में, उसके थ्रू भी ये कई अदर ऑर्गन्स में भी जा सकता है और फिर वहां पे जाके उसका ग्रो होता है। कुछ भी रीजन है, या लिम्फेटिक जो हमारी जो ड्रेनेज होती है उसके थ्रू भी ये कहीं पे भी जाके फंस जाता है। वहां पे जाके उसका अगर ग्रो होने लगा तो फिर उसके रिलेटेड कुछ सिम्टम्स मिलेंगे आपको। अगर वो इंटेस्टाइन में जाके फंस गया तो फिर आपको कुछ भी इंटेस्टाइन का जो इरिटेबल जो भी सिम्टम्स मिलते हैं, वो जो भी ऑर्गन में जाए और वहां पे वो इरिटेशन शुरू कर देगा और उसके रिलेटेड कुछ सिम्टम्स मिलेंगे आपको, या एब्डोमिनल कैविटी में है या फॉलोपियन ट्यूब में है। वहां पे अगर उसका ग्रो होगा तो वहां पे वो ब्लॉक कर देंगे उस तरफ से उसी हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स मिलते हैं आपको। बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं मिलते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि उनको ये सिम्टम्स है। लेकिन मेन उसका जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो है लेप्रोस्कोपिक।
सो अगर आपके मीन्स की जो लेप्रोस्कोपी है वो जो एक तरह का मशीन होता है और छोटा सा एक स्कार आपके एब्डोमेन पे करके वो जो मशीन है उससे वो देखते हैं मीन्स डॉक्टर लोग। सो एक तरह से लेप्रोस्कोपी से वो पूरे एब्डोमिनल कैविटी में या ओवरी में या फैलोपियन ट्यूब में कहीं पे भी वो देख सकते हैं कि अगर वो टिश्यू का ग्रो कहाँ कहाँ पे हुआ है। सो द मेन डायग्नोस्टिक है एंडोमेट्रियोसिस का, जो डायग्नोस्टिक मेन थिंग है वो है लेप्रोस्कोपी। सो लेप्रोस्कोपी द मेन कंफर्म हो जाता है कि आपको ये डिजीज है।